Welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is India trying for US trade deal by July 8 deadline, and the second issue is India China to continue dialogue to achieve progress on border issues, and the third issue is related to Kisanganga and Ratal hydropower project. So let's discuss all the issues in detail. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया यूएस ट्रेड डील। रिसेंटली इंडिया और यूएस के बीच में कुछ ट्रेड डील होने वाले हैं बिकॉज 9 जुलाई से वहाँ पर न्यू टैरिफ रूल स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिया चाहता है कि उस टैरिफ रूल के स्टार्ट होने से पहले ही यूएस के साथ कुछ ट्रेड डील कर ली जाए। वाई न्यूज A team of negotiators from India has been in the US to conduct final negotiations for a mini trade deal by July 8. नेगोशिएटर से ए टीम इंडिया की तरफ से यूएस पहुंच चुकी है और ये मिनी ट्रेड डील के तौर पर यूएस के साथ कुछ नेगोशिएशंस फाइनल नेगोशिएशंस कंडक्ट करेंगे। यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ इंक्लूडिंग 26% ऑन ऑल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया विल टेक इफेक्ट ऑन जुलाई 9 इफ देयर इज नो एग्रीमेंट। बिकॉज यूएस ने कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ्स वेरियस कंट्रीज के ऊपर इम्पोज किए हैं। अगर इंडिया 9 जुलाई से पहले यूएस के साथ कुछ ट्रेड डील नहीं करता है तो यूएस इंडिया के इंपोर्ट पर, यानी इंडिया जो भी यूएस के लिए एक्सपोर्ट करता है वो यूएस के लिए इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट पर 26% तक का टैरिफ इम्पोज कर देगा यूएस अगर इंडिया ने डील नहीं किया। यही वजह है कि इंडिया 9 जुलाई से पहले यूएस के साथ कुछ ट्रेड डील करने वाला है। बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स टू द डील आर यूएस टैरिफ एक्सपोर्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स काउ मिल्क टू इंडिया। जो ट्रेड डील होने वाला है, इस ट्रेड डील में जो मेन इशूज पर डिस्कशंस किए जाएंगे वो यूएस के टैरिफ से रिलेटेड है, जीएम क्रॉपिंग के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है एंड इंडिया से काउ मिल्क जो इंपोर्ट किया जा रहा है उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए जाने हैं। वाई इंडिया यूएस ट्रेड इशू गॉट मोमेंटम। इंडिया यूएस ट्रेड इशू ने मोमेंटम क्यों गेट किया? टैरिफ लेविड ऑन इंपोर्ट इन इंडिया आर 5 times हायर देन व्हाट द यूएस लेविज ऑन द इंपोर्ट। इंडिया के अंदर यूएस आइटम्स पर इंपोर्ट पर जो टैरिफ लेवी किया जाता है वो यूएस के द्वारा इंपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स के कंपेयर में 5 times हायर है। द एवरेज ड्यूटी लेविड बाय इंडिया वाज 17% इन 2023 कंपेयर टू 3.3% लेविड बाय यूएस। 2023 में इंडिया के द्वारा यूएस गुड्स पर जो एवरेज लेवी किया गया था वो 17% तक लेवी किया गया था, जबकि यूएस ने अबाउट 3.3% का टैरिफ इंडियन गुड्स पर लेवी किया था। इट मीन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक दूसरे का आइटम्स पर जो टैक्स या टैरिफ इम्पोज किया गया है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अबाउट 5 times से ज़्यादा का यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं। इंडिया हायर एवरेज वॉज मोस्टली ड्यू टू हाई टैरिफ ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। इंडिया ने स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर स्पेशली यूएस के गुड्स के इंपोर्ट पर हैवी टैरिफ यहाँ पर इम्पोज किए हैं सो दैट इंडिया अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सके। एवरेज टैरिफ लेविड बाय इंडिया ऑन नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स वाज लेस देन 15% बिटवीन 2018 एंड 2023। बात अगर नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स की जाए उस पर इंडिया यूएसए के गुड्स पर अबाउट 15% तक यहाँ पर टैरिफ लेवी करता है। The duty on agricultural goods, however, has always been more than twice the duty on non-agricultural goods and exceeded 38% in all years except in 2020. बात अगर एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर जो टैरिफ इम्पोज किया गया, अगर इसका कंपेयर किया जाए तो नॉन एग्रीकल्चरल आइटम्स पर एग्रीकल्चरल आइटम्स के कंपेयर में जो टैरिफ रहता है वो हाफ रहता है। और 2020 को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल जो ये टैरिफ परसेंटेज रहा है वो 38% तक का टैरिफ इंडिया ने यूएस गुड्स पर लेवी किया है। इंडिया has recently reduced tariff on bourbon whiskey from 150% to 100% बिकॉज लास्ट कुछ ईयर्स में इंडिया ने अमेरिका की तरफ से ओपोज देखा है कि इंडिया जिस तरह से हैवी टैरिफ लेवी करता है यूएस आइटम्स पर, कुछ कंसेशन गिवन करने के लिए रिसेंटली इंडिया ने बॉर्बन विस्की पर टैरिफ को 150% से 100% तक रिड्यूस किया है। ट्रेड सरप्लस विद यूएस इंडिया इज इंक्रीजिंगली एक्सपोर्टिंग मोर टू यूएस वाइडनिंग इट्स ट्रेड सरप्लस विद यूएस। इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड सरप्लस जो है वो इम्बैलेंस है बिकॉज इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है जबकि इंपोर्ट कम करता है। इससे यूएस के अंदर कुछ कंसर्न रेज हो रहे हैं और दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट भी हाईलाइट हो रहे हैं। Goods exported to the US from India have crossed $53 billion in financial year 2025 and exceeded 18% of India's total export from about 15% a decade ago.
इंडिया के द्वारा यूएस को एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स का जो कॉस्ट है वो $53 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि 1 डिकेड एगो की अगर बात की जाए वो 15% उसके कंपेयर में ज़्यादा है। वाई टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज, कोई भी कंट्री टैरिफ क्यों इम्पोज करता है? टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज टू ब्लॉक इम्पोर्ट फ्रॉम पार्टनर कंट्रीज इनटू द यूएस। यूएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए, यूएस के अंदर टैरिफ इसलिए इम्पोज किए गए हैं सो दैट अदर कंट्रीज से होने वाले इम्पोर्ट पर उसको रिड्यूस किया सके। बिकॉज यूएस चाहता है कि यूएस के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बूस्ट किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए अपने ही कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए। बिकॉज यूएस वॉन्ट्स इंडिया टू इम्पोर्ट मोर फ्रॉम देम। यूएस चाहता है कि इंडिया यूएस से ज़्यादा इम्पोर्ट करे। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी, सिंपल एवरेज लेविड ऑन इम्पोर्ट कंट्री वाइज। कौन सा कंट्री इम्पोर्ट पर कितना ड्यूटी लेवी करता है उससे रिलेटेड ये चार्ट गिवन है। हम देख सकते हैं कि सभी कंट्रीज जैसे जापान है, रसिया है, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन है, सभी कंट्रीज में सभी कंट्रीज से ज़्यादा इंडिया इम्पोर्ट पर ड्यूटी लेवी करता है, जो कि 15% से 20% है। हम यूएस का देख सकते हैं कि यूएस के अंदर इम्पोर्ट पर सबसे कम ड्यूटी लेवी की जाती है, 0 से 5% के बीच में। हम कह सकते हैं कि ओनली 3% के आसपास इम्पोर्ट ड्यूटी लेवी करता है। सेकंड नंबर पर जापान, थर्ड नंबर पर यूरोपियन यूनियन, फोर्थ नंबर पर रसिया, उसके बाद चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये यूएस का जो स्टेप है वो काफ़ी बेटर भी है, क्योंकि यूएस एक ऐसा कंट्री पूरे वर्ल्ड में जो सबसे कम इम्पोर्ट ड्यूटी लेवी करता है। द चार्ट शो द नंबर ऑफ अप्लाइड टैरिफ्स लाइन्स। कौन सा कंट्री, स्पेशली दो कंट्रीज की बात की गई है कि कितना टैरिफ लाइन अप्लाइड की गई है इंडिया और यूएस के बीच में। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड कैटेगरी वाइज ऑन इम्पोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर कितना परसेंट टैरिफ लेवी किया जाता है। हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल गुड्स पर अबाउट 39% तक टैक्स लेवी किया जाता है, वहीं नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर अबाउट 13% के आसपास टैक्स लेवी किया जाता है। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ऑन इम्पोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया में कुछ स्पेशल आइटम्स के इम्पोर्ट पर कितना परसेंट का ड्यूटी लेवी किया जाता है। हम देख सकते हैं कि बीवरेजेज एंड टोबैको पर अबाउट 74% तक का टैरिफ लेवी किया जाता है। ऑयल सीड्स, फैट्स एंड ऑयल अगर इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया में तो 54 to 60% तक टैक्स लेवी किया जाता है। शुगर एंड कॉन्फेक्शनरी 51%, कॉफ़ी टी 47%, सीरियल्स एंड प्रिपरेशंस 37%, डेयरी प्रोडक्ट 35%, उसी तरह से फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड प्लांट्स 34%। और हम सबसे नीचे देख सकते हैं कि नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी 7.9%। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि सभी आइटम्स पर यहाँ यहाँ अलग अलग टैरिफ का परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। द चार्ट शो द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट द यूएस इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। ये चार्ट इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट का यूएस के साथ कितना परसेंट एक्सपोर्ट किया था उससे रिलेटेड ये चार्ट है। हम देख सकते हैं कि 2015-16 में इंडिया ओवरऑल एक्सपोर्ट का 15.37% यूएस के साथ ट्रेड करता है, इट मीन्स एक्सपोर्ट करता था। वही 2024-25 में अबाउट 18.6% का एक्सपोर्ट जो रहा है वो यूएस के साथ रहा है। इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया और यूएस के बीच रिलेशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा जो था वर्ल्ड में वो 1945 से 1991 का जो टाइम पीरियड था, ये कोल्ड वॉर एरा के नाम से जाना जाता है। इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाइल द यूएस हैड स्ट्रॉन्गर टाइज विद पाकिस्तान। कोल्ड वॉर एरा की अगर बात की जाए तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल फॉलो किया, जबकि यूएस जो था वो पाकिस्तान के साथ टाई अप में था। पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन, बाद अगर कोल्ड वॉर के बाद की जाए तो इंडिया और यूएस के रिलेशन में क्या चेंजेज आए। इंडिया एंड द यूएस बिगन बिल्डिंग क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज। कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और यूएस के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट हुए। यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2005 मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ। कोल्ड वॉर के बाद 2005 में पहली बार इंडिया यूएस के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया, और यहीं से दोनों कंट्रीज का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। सम फाउंडेशनल एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में किए गए, सच एज लेमोआ, कोमकासा, बेका, जीसोमिया, ये कुछ एग्रीमेंट थे जो दोनों कंट्रीज के बीच में किए गए। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया और यूएस के बीच रिलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ, strong economic ties enhance investment and bilateral trade which lead to job creation and economic development in both nations। इंडिया और यूएस के बीच अगर इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं तो दोनों कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड एनहांस हो सकता है,
और अगर ऐसा होगा तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर किया जा सकता है। यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएस ही है। नंबर 2, डिफेंस कोलेब्रेशन। अभी हमने ऊपर देखा इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। सेकंड, अब हम डिफेंस कोलेब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। सम स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट लाइक लेमोआ एंड कोमकासा फैसिलिटेट इंटर ऑपरेबिलिटी एंड डीपर मिलिट्री कोऑपरेशन। इंडिया और यूएस के बीच में कुछ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं, सच एज लेमोआ एंड कोमकासा। ये ऐसे एग्रीमेंट हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी एंड डीपर मिलिट्री कोऑपरेशन को इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज युद्ध अभ्यास। दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होते रहे, फॉर एग्जाम्पल युद्ध अभ्यास। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। कोलेब्रेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विद एनहांस इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस। फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इंडिया और यूएस के बीच में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में कुछ कोलेब्रेशन किए गए हैं जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर इंडिया और यूएस के बीच में कुछ इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं विच इज़ नोन एज आईकैट। आईकैट मीन्स इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। Number 4, cultural exchange. A vibrant diaspora and educational exchange enrich cultural ties and enhance mutual understanding between the two societies of countries. यूएस और इंडिया की जो सोसाइटीज़ हैं, इन सोसाइटीज़ के बीच में टाइज अगर इसी तरह से बढ़ता है, बिकॉज जो इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट यूएस के अंदर स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशनल एक्सचेंज हो रहे हैं, इससे कल्चर का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो इसके थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओवर 2 लाख इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन यूएस। यूएस के अंदर अबाउट 2 लाख स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। नंबर 5, क्लाइमेट कॉपरेशन। Joint efforts in addressing climate change will strengthen global environmental governance and sustainable development initiatives. दोनों कंट्रीज के अंदर अगर क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए जॉइंट एफर्ट होते हैं तो इससे ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। दोनों कंट्रीज के बीच में क्लीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ पार्टनरशिप किए गए हैं। नंबर 6, क्वाड अलायंस। The Quadrilateral Security Dialogue (Quad) enhance regional security cooperation, promoting democratic values and addressing challenges in Indo-Pacific. इंडिया और यूएस दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं और क्वाड के मेंबर होने की वजह से एक रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तौर पर दोनों कंट्रीज को बूस्ट मिल रहा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट कर सकते हैं एंड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी चैलेंजेज हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्स इनिशिएटिव इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। कोविड के ड्यूरिंग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में क्वाड का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्वाड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन। अब हम इसमें इंडिया और यूएस के बीच के जो डिफेंस रिलेशन है, स्पेशली हम इम्पोर्टेंट डिफेंस इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशंस करेंगे। 2005 से मेनली ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में स्टार्ट होते हैं, जब से इंडिया और यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर पॉलिसी या एग्रीमेंट किए गए थे, तब से दोनों कंट्रीज के बीच में ये जो टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। 2005 स्ट्रेटेजिक डायलॉग वर इनिशिएटेड विच हैड टू डीपर एंगेजमेंट बिटवीन यूएस एंड इंडिया। 2005 से दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्टार्ट होते हैं। इन डायलॉग की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ एंगेजमेंट डीपर हुए। उसके बाद 2016 द यूएस डेजिग्नेटेड इंडिया एज द मेजर डिफेंस पार्टनर एनहांसिंग एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड कोलैबोरेशन। 2016 में यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज यूएस ने इंडिया को प्रोवाइड करें। 2016 to 2018 द यूएस एंड इंडिया साइंड सेवरल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बिटवीन 2016 एंड 18। 2016 और 18 के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में सेवरल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, सच एज लेमोआ, कोमकासा, बेका, जिसोमिया। नंबर 1, लेमोआ। लेमोआ मीन्स लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इट फैसिलिटेट म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन बोथ कंट्री। दोनों कंट्रीज के बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए लेमोआ साइन किया गया। नंबर 2, कोमकासा। कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट फैसिलिटेट सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन यूएस इंडिया मिलिट्रीज फॉर इंटर ऑपरेबिलिटी। यूएस इंडिया मिलिट्रीज के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए कोमकासा साइन किया गया था। कोमकासा मीन्स कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट।
Number three, BEGA. BEGA means Basic Exchange and Cooperation Agreement. This allows sharing of geospatial intelligence for enhanced military precision and navigation. मिलिट्री प्रिसीजन एंड नेविगेशन को एनहांस करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में बेका साइन किया। नंबर फोर, जीसोमिया, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। जीसोमिया प्रोटेक्ट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल्सो फोस्टरिंग इंटेलिजेंस कोलेब्रेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इंटेलिजेंस कोलेब्रेशन को फोस्टर करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में जीसोमिया साइन किया जाता है। 2018, फॉर इजियर एक्सेस टू यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंडिया रिसीव्ड स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टा 1 स्टेटस इन 2018। 2018 में इंडिया को एस टी ए मीन्स स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का स्टेटस यूएस की तरफ से दिया जाता है, और इसके थ्रू अगर ये स्टेटस मिल जाता है तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक इंडिया का यूएस में एक्सेस हो जाता है। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश टू डिफेन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को डिफेन करने के लिए 2+2 मिनिस्टर डायलॉग भी स्टार्ट किया गया। हम देख सकते हैं कि 2018 में यूएस के द्वारा इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का स्टेटस गिवन किया जाता है, जिसके अंडर मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इजीली एक्सेस इंडिया का हो जाता है। 2019 फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्राइब एंड साइनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स फॉर यूएस कंपनीज इन इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन। इंडियन कंपनीज के लिए डिफेंस प्रोडक्शन में परमिशन मिल जाती है, और 2019 में फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्राइब स्टार्ट किया जाता है। 2020 इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईकैट टू ड्राइव कोलैबोरेशन इन एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी वॉज लॉन्च इन 2020। 2020 में आईकैट दोनों कंट्रीज के बीच में लागू किया जाता है, सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोलैबोरेशन को इंक्रीज किया सके, क्वांटम कंप्यूट में कोलैबोरेशन किया जाए, साइबर सिक्योरिटी जैसे इश्यूज को दोनों कंट्री डील कर सकें। तो 2020 में दोनों कंट्रीज के बीच में आईकैट इनिशिएटिव टेकन किया जाए। आईकैट मीन्स इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। 2021 मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट मिस्टा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2021 टू इम्प्रूव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में मिस्टा साइन किया जाता है। मिस्टा मीन्स मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट। 2021-22 progress in major equipment deal including F414 fighter jet engine and MQ-9B Sky Guardian drone। 2021-22 में दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ मेजर इक्विपमेंट डील किए जाते हैं, सच एज F415 फाइटर जेट इंजन से रिलेटेड, MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन से रिलेटेड साइन किए जाते हैं। 2023 इंडिया जो है डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडेक्स एक्स अंडर आईगैट वॉज लॉन्च इन 2023 टू फोस्टर कोलैबोरेशन अमंग डिफेंस कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस कंपनीज, इन्वेस्टर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोलैबोरेशन को फोस्टर करने के लिए इंडेक्स एक्स इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम लॉन्च किया गया 2023 में। चैलेंजेस इन इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया और यूएस के रिलेशन के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर 1, ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस कॉज फ्रिक्शन अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस है, इसकी वजह से कुछ फ्रिक्शंस जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रहे हैं। यूएस कंसर्न ओवर इंडिया टैरिफ ऑन वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैव लीड टू ट्रेड डिस्प्यूट। यूएस का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि इंडिया ने यूएस के एग्रीकल्चरल गुड्स पर 40% तक का टैरिफ लगाया हुआ है। नंबर 2, डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न है दोनों कंट्रीज के बीच में। बहुत कंट्रीज हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू डाटा प्रोटेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा। दोनों कंट्रीज के बीच में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा को लेकर अप्रोचेस जो है वो डिफरेंट है। यूएस वांट्स फ्री डाटा फ्लो व्हाइल इंडिया एम्फसाइज डाटा लोकलाइजेशन फॉर प्राइवेसी। यूएस चाहता है कि फ्री डाटा फ्लो यानी डाटा का फ्री फ्लो होना चाहिए, जबकि इंडिया चाहता है कि डाटा लोकलाइजेशन फॉर प्राइवेसी यानी प्राइवेसी पर इंडिया का फोकस है। नंबर 3, डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स, डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिले स्लो डिफेंस कोलैबोरेशन। डिफेंस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कुछ हर्डल्स हैं, सच एज डिसएग्रीमेंट या फिर ब्यूरोक्रेटिक डिले। ये कुछ हर्डल्स हैं जो डिफेंस कोलैबोरेशन को स्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल, द डिले इन फाइनलाइजिंग द प्रेडेटर ड्रोन डील से रिलेटेड अभी भी कुछ फाइनलाइजिंग बाकी है। नंबर 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिसएग्रीमेंट ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल इम्पैक्ट ट्रेड नेगोशिएशंस। दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स, जो कि दोनों कंट्रीज के ट्रेड नेगोशिएशंस को इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 5, वीजा रेस्ट्रिक्शंस, स्टेट यूएस वीजा रेगुलेशंस पर्टिकुलरली फॉर H-1B वीजा लिमिट इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स मोबिलिटी हु अफेक्ट द टेक इंडस्ट्री। इंडिया और यूएस के बीच में
कुछ जो इशूज हैं वो वीज़ा को लेकर भी हैं, बिकॉज यूएस के अंदर वीज़ा रेगुलेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, पर्टिकुलर H1B वीज़ा की अगर बात की जाए। और इसकी वजह से इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स का जो मूवमेंट है यूएस में वो थोड़ा कम हुआ है। नंबर 6, जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस, डाइवर्जिंग व्यू ऑफ बोथ कंट्रीज ऑन ईरान, रसिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स चैलेंज बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। जियो पॉलिटिकल डिफरेंस भी हैं, स्पेशली कुछ कंट्रीज को लेकर, सच एज ईरान, रसिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो दोनों कंट्रीज के व्यू हैं वो थोड़ा डाइवर्ज हैं, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया चाइना गुड रिलेशनशिप, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप अगर बेटर होते हैं तो इसका दोनों कंट्रीज के लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। भाई न्यूज, India's Defense Minister firmly conveyed India's stance on cross-border terrorism during a bilateral meeting held on the sidelines of a Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers meeting in Qingdao, China on 27 जून। 27 जून को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल मीटिंग चाइना के अंदर हुआ, और इस मीटिंग के साथ साथ इंडिया और अदर कंट्रीज का यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग भी हुआ, जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड अपना स्टैंड रखा। द मिनिस्टर्स डिस्कस्ड डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट, डिमार्केशन एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक। चाइना के मिनिस्टर के साथ भी कुछ बायलैटरल मीटिंग हुए। इंडिया और चाइना के मिनिस्टर्स के द्वारा डी एस्केलेशन से रिलेटेड, डिसएंगेजमेंट से रिलेटेड, डिमार्केशन से रिलेटेड एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक यहाँ पर कंडक्ट किया गया। अप्रैल 1 was the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relationship between China and India। इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को अबाउट 75 ईयर हो चुके हैं। अप्रैल 1 को 75th एनिवर्सरी दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशन का सेलिब्रेट किया गया। डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन्स, चाइना इंडिया रिलेशंस हैव ऑलवेज सर्ज्ड फॉरवर्ड। अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी इंडिया चाइना रिलेशंस फॉरवर्ड सर्ज हुए हैं। इंडिया एंड चाइना टाइज आर सेट इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट। दोनों कंट्रीज के जो टाइज हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ गोइंग कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबल रिलेशंस विद चाइना, इंडिया और चाइना के रिलेशन अगर बेटर होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। नंबर 1, एनहांस्ड बॉर्डर स्टेबिलिटी, इससे बॉर्डर स्टेबिलिटी को एनहांस किया जा सकता है। नंबर 2, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बेटरमेंट होगा। नंबर 3, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। नंबर 4, जियो पॉलिटिकल लिवरेज, जियो पॉलिटिकली सिचुएशंस दोनों जगह बेटर की जा सकती है। नंबर 5, काउंटर बैलेंसिंग वेस्टर्न डोमिनेंस, वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। नंबर 1, enhanced border stability, de-escalation would prevent future clashes and allow resources to be diverted to development priorities। इंडिया और चाइना बॉर्डर पर अगर डी एस्केलेशन होता है तो इसमें फ्यूचर में होने वाले क्लैशेस को प्रिवेंट किया जा सकता है और रिसोर्सेज को बेटर तरीके से डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। इट मीन्स बॉर्डर पर जो दोनों कंट्रीज के डिफेंस का वॉर के ड्यूरिंग अगर रिसोर्स एक्सपेंड होता है तो ये जो रिसोर्स होता है ये बहुत बिग रिसोर्स होता है, क्योंकि युद्ध अगर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स लॉस्ट होता है। इस रिसोर्स को डेवलपमेंटल वर्क में यूज किया जा सकता है और इसके लिए बॉर्डर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, a stable relationship between India and China is crucial, and China is India's largest trading partner and third largest export market। बिकॉज चाइना इंडिया का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और बाद अगर एक्सपोर्ट की जाए तो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को काफ़ी स्टेबल किया जाए। 2/3 ऑफ इंडियाज टोटल एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट सोल्ड फ्रॉम चाइना, इंडिया के टोटल फार्मा इंग्रेडिएंट्स का 2/3 इट मीन अबाउट 66% चाइना से सोर्स किए जाते हैं। नंबर 3, एनर्जी सिक्योरिटी, cooperation with China is necessary to receive about hydrological information of trans-border rivers, especially Brahmaputra, to secure India's hydroelectric potential। इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिक्योर करने के लिए बॉर्डर एरियाज में हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है चाइना से। जिस तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से कमिंग होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इस तरह की इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में स्टेबल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। बहुत कंट्रीज आर मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन एशिया, दियर कॉपरेशन वुड इंक्रीज दियर बार्गेनिंग पावर टू अवॉइड एशियन प्रीमियम। दोनों कंट्रीज एशिया के अंदर मेजर इंपोर्टर कंट्रीज हैं, और बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए दोनों कंट्रीज को कोऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। चाइना कंट्रोल अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल्स प्रोडक्शन। ग्लोबली जितना रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्शन किया जाता है उसका 90% चाइना करता है। इट मीन्स चाइना 90% ग्लोबल अर्थ रेयर अर्थ मेटल्स को कंट्रोल करता है। मोर देन 80% ऑफ सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। इंडिया के अंदर सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं, ओवरऑल इंपोर्ट का 80% चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। दे आर क्रूशियल फॉर टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स का यूज इंडिया में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में किया जाता है, सच एज रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाता है। नंबर 4, जियो पॉलिटिकल लीवरेज फॉर इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबरशिप चाइना सपोर्ट इज नेसेसरी। इंडिया अगर चाहता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बने, इसके लिए चाइना का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एनहांस इंडियाज क्रेडिबिलिटी लीड टू इट्स बिड फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट। अगर इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है तो इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट टेकिंग करने में हेल्प मिल सकती है। Number 5, counter balancing Western dominance. China and India can challenge Western hegemony, pushing for reforms in IMF, WTO and United Nations. इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप अगर बेटर होते हैं तो इससे वेस्टर्न हेजिमोनी को चैलेंज किया जा सकता है, और साथ ही IMF, WTO और यूनाइटेड नेशंस के अंदर कुछ रिफॉर्म को बूस्ट किया जा सकता है। इट कुड प्रमोट बैलेंस ऑफ पावर विद इन एशिया एंड कैन डेटर एग्रेसिव पॉलिसी बाय वेस्ट। एशिया रीजन के अंदर पावर को बैलेंस किया जा सकता है अगर इंडिया चाइना एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो एग्रेसिव पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं उनको भी डेटर किया जा सकता है। हाउ इंडिया चाइना रिलेशंस कैन बी इम्प्रूव्ड। इंडिया चाइना रिलेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। नंबर 1, स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेटिक डायलॉग। डिप्लोमेटिक डायलॉग को स्ट्रेंथ करना होगा। नंबर 2, एनहांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को एनहांस करना होगा। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजन। ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजन टेकिंग करने होंगे। रिस्पेक्ट कंसिस्टेंट पोजीशन का रिस्पेक्ट करना होगा। नंबर 1, स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेटिक डायलॉग। India should prioritize continuous diplomatic dialogue with China to prevent future escalations and misunderstanding and to solidify the agreements reached. इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक डायलॉग को कंटिन्यू करना होगा, और ये इंश्योर करना होगा कि फ्यूचर में चाइना के साथ किसी टाइप का एस्केलेशंस ना हो, और जो भी चाइना के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर इंडिया को कोशिश करना होगा। नंबर 2, एनहांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इंडिया शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू सपोर्ट ट्रू मोबिलिटी एंड सप्लाई लाइन्स। ट्रू मोबिलिटी एंड सप्लाई लाइन को सपोर्ट करने के लिए इंडिया को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करना होगा, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजंस। देयर इज अ नीड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नीड टू ब्रॉड कॉन्सेंसस विद ऑपोजिशन ऑन चाइना पॉलिसी। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी उसकी चाइना के साथ पॉलिसी है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी शो करना होगा। साथ ही ओपोजिशन के कॉन्सेंसस के बेस पर चाइना पॉलिसी गवर्नमेंट को फॉर्म करना होगा। नंबर 4, रिस्पेक्ट कंसिस्टेंट पोजिशन। India's consistent position is that the maintenance of peace and tranquility on border areas is a prerequisite for the development of our ties, which needs to be conveyed with China. इंडिया का जो कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है वो ये रहा है कि कोई भी डेवलपमेंटल कोई भी टाइज करने से पहले जो प्री रिक्विसाइड यानी जो शर्त है वो बॉर्डर एरियाज में पीस एंड ट्रांसपोर्ट मेंटेन होना चाहिए। इट मीन्स दोनों कंट्रीज के बीच में किसी भी कॉपरेशन से पहले ये इंश्योर करना होगा कि बॉर्डर एरियाज में पीस एंड ट्रांसपोर्ट मेंटेन हो जाए, उसके बाद ही दूसरे टाइप के एग्रीमेंट स्टार्ट किए जाने चाहिए। While challenges persist due to China's assertive policies, strategic preparedness is crucial for securing India's interest and ensuring
रीजनल बैलेंस इन एशिया। जबकि चाइना का जो पॉलिसी है वो असर्टिव पॉलिसी रहा है, और इसलिए इंडिया को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि वो इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए एंड एशिया में रीजनल बैलेंस को इंश्योर करने के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। दिस इज PYQ related to this article. What are key dispute related to Ratel hydropower project and Kishan Ganga project? रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड किशन गंगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड पाकिस्तान के साथ इंडिया के क्या डिस्प्यूट है, इससे रिलेटेड हम इस आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। व्हाट आर की डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग क्या क्या मेन डिस्प्यूट है? वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द किशन गंगा रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किशन गंगा रिवर पर लोकेटेड है। किशन गंगा रिवर यह झेलम रिवर का एक ट्राइब्यूटरी है। पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड दिस प्रोजेक्ट एंड क्लेमिंग दैट वाटर डाइवर्जन फॉर पावर जनरेशन वायलेट द इंडस वाटर ट्रीटी। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पाकिस्तान के द्वारा अपोज किया गया और उसने क्लेम किया है कि जिस तरह से झेलम रिवर के वाटर को इंडिया ने डाइवर्ज किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, ये इंडस वाटर ट्रीटी का एक वायलेशन है। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चेनाब रिवर पर है। Pakistan raised concern that the dam's design, including the spillover gates, give India excessive control over river flow. पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी कुछ कंसर्न रेज किए हैं और कहा है कि ये जो डैम का डिजाइन है या फिर ये जो डैम के अंदर जो वाटर फ्लोइंग है उस वाटर पर या रिवर फ्लो पर इंडिया ने अपना एक्सेसिव कंट्रोल कर रखा है। इंडस वाटर ट्रीटी। व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी? Indus Water Treaty signed in Karachi in 1960 and mediated by the World Bank. The treaty allocated the usage of 6 rivers, 3 to India and 3 to Pakistan. इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में कराची में साइन किया गया था और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको मीडिएट किया गया था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 6 रिवर को इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एलोकेट किया गया, जिसमें से 3 रिवर पाकिस्तान के लिए एंड 3 रिवर इंडिया में फ्लो होने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए। पाकिस्तान कंट्रोल द वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम एंड चेनाब। इंडिया कंट्रोल द ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास एंड सतलुज। पाकिस्तान वेस्टर्न रिवर को कंट्रोल करता है इंडस, झेलम एंड चेनाब IJC एंड इंडिया अदर ईस्टर्न रिवर को कंट्रोल करता है सच एज रावी, ब्यास एंड सतलुज। द ट्रीटी इंक्लूड्स अ परमानेंट इंडस कमीशन एंड 3 टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक परमानेंट इंडस कमीशन इस्टेब्लिश करने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है एंड 3 टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग प्रोविजन किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्ट्री क्या रहा है? द हिस्ट्री ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी गोज बैक टू द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस व्हेन द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज बीइंग ड्रॉन। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इसका हिस्ट्री इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम का है, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की गई। The disputes are mentioned below. Drawing of boundaries. At the time of India's independence, the boundary line between Pakistan and India was drawn across the Indus Basin, leaving Pakistan as the lower riparian. इंडिया के इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इंडस बेसिन के अक्रॉस एक लाइन ड्रॉ किया गया और इसमें पाकिस्तान जो था वो लोअर रिपेरियन के कंट्री था। इट मीन्स जो जम्मू एंड कश्मीर से इंडिया की तरफ से जो वाटर जाता है वो डाउनवर्ड पाकिस्तान की तरफ जाता है। बिगिनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट पोस्ट पार्टीशन टू क्रूशियल इरिगेशन हेड्स वर्क इन माधोपुर एंड फिरोजपुर विच वर डिपेंडेंट ऑन पंजाब से इरिगेशन कैनल सप्लाईज वर लेफ्ट इन इंडियन टेरिटरी लीडिंग टू डिस्प्यूट ओवर वाटर यूजेज। Mediated by World Bank, the negotiations with the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, now World Bank) led to the signing of the Indus Water Treaty in 1916। बिकॉज इस ट्रीटी को IBRD जो कि अब वर्ल्ड बैंक का IBRD मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज वर्ल्ड बैंक के तौर पर जाना जाता है, इसके द्वारा इसको मीडिएट किया गया और 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया। साइनिंग ऑफ ट्रीटी। द ट्रीटी वाज साइंड बाय मोहम्मद अयूब खान ऑफ पाकिस्तान,
Jawaharlal Nehru from India, and W.A.B. Elif of the World Bank, and is effective from April 1, 1960। ये जो ट्रीटी साइन की गई थी पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान के द्वारा, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एंड वर्ल्ड बैंक के W.A.B. इलिफ के प्रेजेंस में इसको साइन किया गया, और April 1, 1960 से इस ट्रीटी को इफेक्टिव कर दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी मैप हम देख सकते हैं, ये इंडस वाटर की जितने भी ट्राइब्यूटरीज हैं ये सभी इस मैप के अंदर दिया हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी मैप बिलो शो द रूट ऑफ द इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। इंडस रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत, फ्लो थ्रू इंडिया एंड देन इनटू पाकिस्तान। इंडस रिवर जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, इंडिया से फ्लो होते हुए लद्दाख होते हुए एंड उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है। झेलम एंड चेनाब दे फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। झेलम एंड चेनाब पाकिस्तान में एंटर करने से पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फ्लो होती है। सतलुज, ब्यास एंड रिवर दे फ्लो थ्रू नॉर्दर्न इंडिया एंड पंजाब बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले सतलुज, ब्यास एंड रावी रिवर इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और पंजाब में फ्लो होती है, उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ ड्रेन हो जाती है। इंडस वाटर ट्रेडी लीगल फ्रेमवर्क। Indus Water Treaty is a permanent agreement with no exit clause or enforcement mechanism. Amid rising tensions, India chose to suspend or revoke the treaty. इंडस वाटर ट्रीटी एक परमानेंट एग्रीमेंट है जिसमें एग्जिट क्लॉज नहीं है। एमिड राइजिंग टेंशन, अगर दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन राइज होते हैं, इंडिया ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है, रिवोक कर सकता है। नो एग्जिट क्लॉज इन द ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी डज नॉट परमिट यूनिलैटरल टर्मिनेशन बाय आइदर इंडिया और पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री यूनिलैटरली इसको टर्मिनेट नहीं कर सकता। इट इज अ परपेचुअल एग्रीमेंट विद नो एक्सप्रेशन डेट। एनी अमेंडमेंट और रिवीजन रिक्वायर म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द टू नेशंस। इस एग्रीमेंट का कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है। अगर इस ट्रीटी के रिगार्डिंग कोई रिवीजन करना है या फिर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंट रिक्वायर होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। आर्टिकल 9 along with annexure F and G outline a थ्री टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इनिशियल रेजोल्यूशन भी अ परमानेंट इंडस कमीशन। यहाँ पर थ्री टायर रेजोल्यूशन प्रोसेस जिसमें फर्स्ट प्रोसेस जो है वो इनिशियल रेजोल्यूशन विया परमानेंट इंडस कमीशन, एस्केलेशन टू अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, फाइनल आर्बिट्रेशन थ्रू अ डिजाइंड कोड ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ये इसका यहाँ पर थ्री टायर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान। अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाता है तो इसका पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशन होंगे। इंडिया has taken a series of strong measures after the Pahalgam terror attack, including suspending the Indus Water Treaty 1916। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने स्ट्रॉन्ग मेजर्स टेकिंग किए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड भी किया गया है। द ट्रीटी सस्पेंशन वुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। ट्रीटी का जो सस्पेंशन है उसका पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सच एज वाटर डिपेंडेंसी। पाकिस्तान रिसीव अबाउट 80% ऑफ इंडस वाटर फ्लो, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर इन पंजाब एंड सिंध। इंडस वाटर फ्लो का अबाउट 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान रिसीव करता है, और इस वाटर का यूज पाकिस्तान एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए एंड स्पेशली पंजाब एंड सिंध रीजन में ड्रिंकिंग पर्पज के लिए करता है। अर्बन वाटर सप्लाई, मेजर सिटीज लाइक लाहौर, कराची एंड मुल्तान ओपन डायरेक्टली ऑन दीज रिवर्स फॉर डेली वाटर नीड्स। पाकिस्तान की कुछ स्पेशल सिटीज जो अपने डेली वाटर नीड्स के लिए इंडस वाटर पर डिपेंड है। कुछ सिटीज सच एज लाहौर, कराची एंड मुल्तान, इनका फुल्ली डिपेंडेंसी इस रिवर के ऊपर है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सपोर्ट 68% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, कंट्रीब्यूट 23% टू जीडीपी, रिलाइंग ऑन 93% ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। रूरल पॉपुलेशन की अगर बात की जाए 68% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जो कि 23% जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूट करती है। वहीं 93% वाटर जो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है वो इंडस वाटर के द्वारा यूज किया जाता है। इरिगेशन बैकबोन, द इंडस बेसिन डिलीवर अबाउट 154.3 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर एनुअली, एसेंशियल फॉर गुड सिक्योरिटी एंड फार्मिंग। इरिगेशन पर्पज के लिए इंडस वाटर का यूज किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, डिसरप्शन इन वाटर फ्लो कैन लोअर क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज फूड इनसिक्योरिटी एंड स्ट्रेन रूरल इकोनॉमीज।
अगर वाटर डिस्ट्रप्शन होता है इंडस वाटर के थ्रू, तो इससे क्रॉप प्रोडक्शन लोअर हो सकता है, फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो सकती है, एंड रूरल इकोनॉमी स्ट्रेन हो सकती है। Existing water crisis. Pakistan already struggles with soil salinity, groundwater depletion, and weak water storage infrastructure. पाकिस्तान ऑलरेडी सॉइल सैलिनिटी से स्ट्रगल कर रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, एंड वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही वीक है। अगर इस तरह से वाटर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। लिमिटेड स्टोरेज रिजर्वियर्स लाइक तारबेला एंड मांगला टुगेदर होल्ड ओनली 14.4 मिलियन एकड़ फीट, जस्ट 10% ऑफ एनुअल एलोकेशन। पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्वर्स हैं उनकी कैपेसिटी भी बहुत कम है। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, टीडी सस्पेंशन रिमूव गारंटेड वाटर सप्लाई, वर्सनिंग वाटर मैनेजमेंट चैलेंज एंड नेशनल वल्नरेबिलिटी। इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रेडी को सस्पेंड करता है तो इंडस वाटर जो गारंटेड सप्लाई किया जाता है उस गारंटी को रिमूव किया जा सकता है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर वाटर मैनेजमेंट चैलेंज एंड नेशनल वल्नरेबिलिटी वर्सन हो सकते हैं। इंडस वाटर ट्रेडी सस्पेंशन इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? इंक्रीज कंट्रोल ओवर वेस्टर्न रिवर्स, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस चेनाब रिवर्स। इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करता है तो इससे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पर इंडिया का कंट्रोल बढ़ सकता है, सच एज इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर। हाइड्रो पावर जनरेशन, पोटेंशियल फॉर इंक्रीज हाइड्रो पावर जनरेशन ऑन द रिवर्स। इन रिवर्स पर इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकता है। फ्लड कंट्रोल एंड वाटर स्टोरेज, एबिलिटी टू अंडरटेक फ्लड कंट्रोल मेजर्स एंड मिटिगेट फ्लड्स इन द कश्मीर वैली। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरेज इन रिजर्वियर्स ऑन वेस्टर्न रिवर्स, particularly by झेलम। कश्मीर वैली के अंदर जो फ्लड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट किया सकता है और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स टेकिंग किए जा सकते हैं। बिकॉज इन रिवर्स पर फुल्ली जो कंट्रोल होगा वो इंडिया का होगा और अपने अकॉर्डिंग इंडिया डिसीजन टेकिंग कर सकता है। नॉन ऑब्लिगेशन टू शेयर फ्लड डाटा, इंडिया में स्टॉप शेयरिंग फ्लड रिलेटेड डाटा विद पाकिस्तान, अफेक्टिंग पाकिस्तान फ्लड प्रिपेयर्डनेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इंडिया अगर ट्रेड को सस्पेंड करता है तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स इंडस झेलम एंड चेनाब पर फुल्ली इंडिया का कंट्रोल हो जाएगा और इंडिया ऑब्लाइड नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के लिए इन रिवर्स से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करें। अगर डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर फ्लड प्रिपेयर्डनेस इफेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली मानसून सीजन के अंदर, और वहाँ पर फ्लड जैसे सिचुएशन आ सकती हैं। सस्पेंशन ऑफ साइड विजिट्स, इंडिया कैन डिनाई एक्सेस टू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कमिंग टू इंस्पेक्ट इंडियन हाइड्रो प्रोजेक्ट विच वर अर्लियर मैंडेटेड अंडर द ट्रीटीज प्रोविजन। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर एक प्रोविजन किया गया था कि इंडिया अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट इन रिवर्स के ऊपर बनाता है तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऑफिसर्स उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जाता है तो ये जो इंस्पेक्शन है ये कहीं ना कहीं इसको डिनाई किया जा सकता है इंडिया के द्वारा। लिमिटेड इमीडिएट इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इज मिनिमल बिकॉज इंडिया करंटली लैक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू होल्ड और डाइवर्ट रिवर फ्लो इफेक्टिवली। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की अगर बात की जाए, इट मीन्स इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड किया जाता है इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट मिनिमल हो सकते हैं बिकॉज इंडिया के पास अभी उस वाटर को मैनेज करने के लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उस रिवर वाटर को डाइवर्ट करने के लिए अभी इंडिया के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना होना चाहिए। So thanks for watching this